वाईफाई चालू। थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग बैठिए राजी, इधर बैठिए। जुड़ रहे हैं तो सभी मित्रों को, शुभचिंतकों को मैं मोहन नागर भारत भारती की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं। कई लोगों का आग्रह था, कई मित्रों का बार बार कहना था कि इस 3-4 महीने की जो अवधि अपने देश में संकट काल की जो चल रही है और इसमें जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें गांव ये केंद्र बिंदु के रूप में सबके सामने आया है और इसलिए इस संबंध में और कुछ बातें ये सबके साथ करना चाहिए। सोशल मीडिया आजकल बैठकों का, बातचीत का और एक बहुत अच्छा माध्यम है। बड़े बड़े संगठनों की, लोगों की आपस में बातचीत, जो परिवार से दूर है उनकी बातचीत भी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है और इसलिए एक कम समय में एक स्थान पर बैठे बैठे और हम सब आपस में एक दूसरे के विचार साझा कर सकते हैं। ये एक बड़ा माध्यम हमको और पिछले 1 दशक में प्राप्त हुआ है। 3-4 महीने पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े संकट आए देश और दुनिया के सामने, दुनिया रुकी नहीं। आप देखेंगे मुंबई में जब बम विस्फोट हुआ तो दूसरे दिन से ही ट्रेन भी चल रही थी, लोग सड़कों पर थे, अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई। गुजरात में भूकंप आया, महाराष्ट्र में और जो भुज, गुजरात का जो भुज वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो लातूर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भूकंप आया। दूसरे दिन से दिनचर्या लोगों की प्रारंभ हो गई। लेकिन ये एक ऐसा संकट आया कि इसके कारण आवागमन बंद हो गया, घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तमाम प्रकार के दुनिया के व्यापार, आर्थिक व्यवहार, ये सबको बंद करना पड़ा और उसके कारण पूरी दुनिया में जितने भी विचारक हैं, चिंतक हैं, उनके सामने सबके एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि जैसे हम कहते हैं कि ईसा पूर्व और ईसा बाद, हम कोई भी गणना करते हैं तो ईसवीं सदी के पूर्व और ईसवीं सदी के बाद में, तो मुझे लगता है आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो कोरोना के पहले और कोरोना के बाद की दुनिया ये कैसी है, कोरोना के पहले क्या था, कोरोना के बाद क्या है, मुझे लगता है आगे गणना जो है वो इस प्रकार से कुछ होने लगेगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर करके वो इस संकट में सामने आई, वो हमारे देश की सेवा भावना,
हमारे देश की, अपने देश के प्रति लोगों में सेवा की भावना। हम सब ने देखा, हजारों लाखों लोग साधन विहीन होने के कारण जिसको जो मिला और नहीं मिला तो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर पहुंचा। जिस रोजगार की तलाश में या कहें पैसा कमाने के लिए वो जहां गया था, उस शहर ने, उस नगर ने, उस महानगर ने उसको 8 दिन भी नहीं रखा। 8 दिन 15 दिन बाद ही उसका मन वहां से ऊब गया। उसके पास केवल पैसे खत्म हो गए होंगे या खाद्यान्न नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और इसलिए उसको ऐसा लगा कि ये रहने लायक नहीं है जगह, ये स्वार्थ की दुनिया है। अपनत्व कहाँ है, प्रेम कहाँ है। तो फिर उसको अपना गांव याद आया, फिर उसको अपना घर याद आया, फिर उसको अपने बचपन के मित्र याद आए, अपनी खेती बाड़ी याद आई, और वो जैसा था वैसा चल दिया। तमाम कष्ट उठा करके वो कैसे भी हो अपने गांव पहुंचना चाहता था, जिस गांव के लिए वो कभी कहता था कि यहां रखा क्या है। वास्तव में गांव हमारे इस भारत की आत्मा है, गांव इस भारत के प्राण हैं। अगर भारत के 6.5 लाख गांव को अगर भारत से अलग कर दिया जाएगा तो भारत बचेगा ही नहीं। और दुर्भाग्य से अंग्रेज इस बात को जानते थे और इसलिए उन्होंने भारत के गांवों को तोड़ने के प्रयास किया, ग्राम्य संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। हमारे गुरुकुल समाप्त कर दिए, हमारे जो ग्राम्य व्यवस्था थी उसमें अनेक प्रकार की उन्होंने रुकावटें डाली और एक शासन केंद्रित, शहर केंद्रित एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें गांव का कहीं स्थान नहीं था। और भारत को यह कहकर के दुनिया में प्रचारित किया गया कि भारत यह कृषि प्रधान देश है, यहाँ के लोग केवल खेती करना जानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत कभी कृषि प्रधान देश नहीं रहा। अगर भारत केवल कृषि प्रधान देश होता तो अंग्रेजों के आने के पहले कि हमारे देश का विश्व व्यापार में प्रतिशत 1/4 के लगभग था, आज 5%, 10% भी नहीं है। तो अगर कृषि प्रधान होता तो हम व्यापार में सारी दुनिया में इतना आगे कैसे होते। पूरा एशिया या आधा यूरोप हमारे व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, तो कोई गेहूं और मक्का बेचने तो जाते नहीं होंगे, धान बेचने तो जाते नहीं होंगे। तो इस व्यापार का केंद्र हमारे यहाँ पर कुटीर उद्योग थे, और वो कुटीर उद्योग गांव गांव में थे। छोटी छोटी चीजें गांव गांव में बनती थी। कहीं बहुत अच्छे सोने के आभूषण बनते होंगे, कहीं बहुत अच्छे और खेती करने के हथियार बनते होंगे, कहीं बहुत अच्छी सरोती बनती होगी, कहीं बहुत अच्छे मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनते होंगे, कहीं पर कपड़े अच्छे बनते होंगे रेशम के। अनेक प्रकार की ऐसी चीजें, मसालों का बड़ा काम भारत का था, जो दुनिया उसके दीवानी थी। और भारत ये दुनिया में अपना सामान बेच करके जाता था और वहाँ से सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात लेकर के आता था। और तब कहना पड़ा अंग्रेजों की भारत सोने की चिड़िया है, हर व्यक्ति के पास यहाँ सोना है। तो ये व्यापार प्रधान हमारा देश था, केवल कृषि प्रधान नहीं था। कृषि तो हमारे यहाँ की जीवन जीने की एक संस्कृति है, हर व्यक्ति को जीना है किसी न किसी रूप में। तो ये कृषि संस्कृति हमारे यहाँ पर विकसित हुई। भगवान कृष्ण ने हमको गाय पालना सिखाया। 5000 साल पहले गोवर्धन प्रोजेक्ट शुरू किया भगवान बलराम ने, और हमको खेती करना सिखाया, हल चलाना सिखाया कि इसके साथ जियो।
तो ये एक जीवन जीने की पद्धति है खेती। लेकिन गांव हमारा जो है ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र प्राचीन काल से रहा है। ये जो गांव है, हम देखेंगे 40-50 साल पहले गांव के व्यक्ति को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। शहर में कभी 8-15 दिन में, 1 आध महीने में, 2 महीने में कभी आ गया तो आ गया, उसको जरूरत नहीं थी गांव में। सारी आवश्यकता की चीजें उसको गांव में मिलती थी। एक गांव की रचना हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की कि आज हम जब कोई शहर बसाते हैं, कोई कॉलोनी बसाते हैं, या हमारे इस विद्यालय संस्थान की हमने जब स्थापना की, जब सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई, तो हमको यहाँ पर एक प्लम्बर भी चाहिए, हमको एक सुतार भी चाहिए, हमको एक मिस्त्री भी चाहिए, हमको एक स्वच्छता करने वाला भी चाहिए, सब प्रकार के लोग चाहिए। जब कोई एक संस्थान बनाते हैं, जब कोई एक व्यवस्था हम निर्माण करते हैं, तो उसमें इंजीनियर भी चाहिए, सब प्रकार के लोग चाहिए। हमारे पूर्वजों ने 6 लाख से अधिक गांव बसाए और हर गांव में हर प्रकार का काम करने वाला कुशल कारीगर, कुशल इंजीनियर, कुशल चिकित्सक हर गांव में लाकर के बसाया गया या विकसित किया गया या उसको प्रशिक्षित किया गया। और उसके कारण हजारों हजार साल तक हमारी ग्राम्य व्यवस्था ये समाप्त नहीं हुई, हमारी ग्राम व्यवस्था ये चलती रही। आज जिस आत्मनिर्भर भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, वो हवा हवाई नहीं है। हम सब आत्मनिर्भर थे, स्वावलंबी थे। और स्वावलंबन का अर्थ ये नहीं होता है कि हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। स्वावलंबन का अर्थ हमारे गांव में परस्परावलंबन होता है। स्वावलंबन के साथ हम परस्परावलंबी है। हम अनाज उगाते हैं, कोई उस अनाज उगाने के लिए हल बनाता होगा, हम उसके ऊपर अवलंबित है। हम किसी को अनाज देते हैं, लेकिन हमारे पास पीने के पानी के लिए गांव में कोई मटका बनाता था, हम उसको अनाज देते थे। और इसलिए गांव में परंपरा थी कि जो खेती नहीं करेगा वो उद्योग करेगा, और इसलिए हर गांव में उद्योग था। आप देखेंगे कि हर गांव में कहीं ना कहीं 2-4 गांव के बीच में मटके बनाने का उद्योग था, कहीं पर हल बनाने का उद्योग था, कहीं लोहे के काम करने का उद्योग था, कहीं पर आभूषणों का उद्योग था, कहीं पर मसालों का उद्योग था। एक 25-30 गांव में एक पूरा, जिसे परगना कहते हैं हमारे यहाँ पर, उस परगना में सारी व्यवस्थाएं विद्यमान थी। और परगना के बाहर अगर कोई काम पड़ता था तो लोग बोलते कि परदेश जा रहे हैं। देश का अर्थ राष्ट्र नहीं होता था। देश का अर्थ है जहाँ आवश्यकता की सारी चीज़ें विद्यमान हैं, जहाँ अपने लोग हैं, जहाँ अपने रिश्तेदार हैं, जहाँ अपने चाहने वाले हैं, जहाँ अपनी संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, जहाँ पहचान वाले लोग हैं, उसको देश कहते थे। और जैसे बाहर जाते थे तो कहाँ गए? परदेश गया है। 1-2 जिले छोड़ के दूसरे प्रांत में अगर गया व्यक्ति तो कहाँ गया? परदेश गए हैं। और इन आवश्यकताओं की सारी चीज़ें उस परगने में मिल जाया करती थी। 30-32 गांव का जो परगना होता था, हमारी जो रचना थी ग्राम व्यवस्था, लेकिन दुर्भाग्य से व्यवस्थाएं धीरे धीरे टूट गई और हम सब धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था के अधीन होते गए। और अधीन क्या होते गए, कब पराधीन हो गए, हमको स्वयं में समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमारी खेती को परावलंबी बनाया गया। सबसे पहले हमारी जो खेती स्वावलंबी थी, हमको खाद बाहर से नहीं खरीद के लाना पड़ता था, हमको बीज बाहर से नहीं खरीद के लाना पड़ता था, हमको श्रम बाहर से खरीद के नहीं लाना पड़ता था। आज वो सारी चीज़ें हमको बाहर से खरीद के लाना पड़ रही हैं। और उसके कारण हमारी खेती ये परावलंबी हुई। और परावलंबी होने के कारण उसमें खर्चा बढ़ता गया। और खेती एक धंधा बनी। ये लाभ का धंधा है कि घाटे का धंधा है, ऐसी चर्चाएं होने लग गई। खेती हमारा जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, उसका कच्चा माल करने का एक साधन था, तो खेती खुद ही एक धंधा हो गया। और उसके कारण सीधा कच्चा माल बेचने लगे। जो प्रोसेसिंग चीज़ें हमारे यहाँ पर थी पहले तैयार करके और बेचते थे गांव में, वो सीधी बेचने लगे, सीधे टमाटर बेचने लगे, सीधी मिर्ची बेचने लग गए।
सीधी चीज़ें जो बिना प्रोसेसिंग के और जाने लग गई। और जब कोई चीज़ बिना प्रोसेसिंग के जाती है, जब कच्ची चीज़ बेची जाती है, तो उसका दाम हम तय नहीं कर सकते। दाम उसका व्यक्ति तय करता है जो खुद बनाता है। मैं भारत भारती में चूर्ण बनाता हूं, उसका दाम मैंने तय किया है। आपको लाभ हो रहा है तो मैं जो कीमत है मेरे पास में वो आपको देना पड़ेगा। तो ये गांव खुद अपनी चीजें तैयार करता था और उसका दाम वो खुद तय करता था। हम अपनी वो व्यवस्था भूल गए और उसके कारण जो बाजार में जो लोग तय कर रहे हैं उस दाम पे हमको कौड़ी के दाम देना पड़ रही हर चीजें। दूसरा, हमारी जो कृषि संस्कृति थी, खेती करने की जो परंपरा थी, वो बहुफसली थी। अनेक प्रकार की फसलें हम पैदा करते थे। हमारी आवश्यकता भी थी। वर्ष भर हमको सब प्रकार के प्रोटीन विटामिन मिले, सब प्रकार की दालें मिले, सब प्रकार का खाद्यान्न मिले, मोटा अन्न मिले। और इसलिए स्वयं के लिए भी और जो हमारे यहाँ आगंतुक आ रहे हैं उनके लिए भी सब अच्छा अनाज पैदा हो, सब विटामिन प्रोटीन सारी चीज़ें हो, सारे मिनरल्स हो, ये सारी चीज़ें। और हम एक 30-40 बरस का जो समय आया उसमें एक फसल दो फसल, रबी में एक दो फसल, खरीफ में एक दो फसल, हम एक दो फसलों पर अवलंबित हो गए। सोयाबीन तो सोयाबीन ही सोयाबीन, गेहूं तो गेहूं ही गेहूं। और जब कभी वो फसल बर्बाद होती है तो पूरा बर्बाद हो जाता है। बीज इतना महंगा लेके आता है और उसमें कोई ना कोई रोग लगता है। और आजकल जो कीटनाशक और नींदानाशक और जो चेला है उसके क्या दाम है। और उसके कारण धीरे धीरे खेती की हमारी कमर टूट गई। और मशीनों के आने के कारण जो गौ आधारित हमारी कृषि थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। और उसके कारण गाय हमारे घर से, हमारे खेत से, हमारे गांव से चली गई। और जैसे ही गाय हमारे घर और आंगन से गई, वैसे ही गांव की दुर्दशा शुरू हो गई। जब तक गांव में गाय थी, जब तक घर में गाय थी, जब तक घर में गाय का खूंटा था, तब तक सारा परिवार भी एकजुट था। आप कल्पना कर लीजिए, पुराने लोग जो अगर सुन रहे होंगे, आप कल्पना कीजिए, अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने पिताजी से, दादाजी से पूछिए, जब तक गाय थी तब तक हमारा संयुक्त परिवार था। तब तक गांव में पानी की कमी नहीं थी, तब तक गांव में पशु पक्षियों की कमी नहीं थी, पेड़ पौधों की कमी नहीं थी, फलों की कमी नहीं थी, नदियां बहती थी। गाय हमारी बाहर हुई गांव से, सारी ही संपन्नता चली गई, विलासिता आ गई। हर कोई व्यक्ति और विलासिता की चीजें खरीद करके लाना चाहता है। और जैसे ही खेती को और लाभ का और घाटे का धंधा इसकी गिनती शुरू हुई और शहर की तरफ आकर्षण बढ़ा कि गांव में कुछ रखा नहीं, शहर की तरफ जाओ, तब खेती के प्रति, कृषि के प्रति, पशुपालन के प्रति, गाय के प्रति अपनी संतानों में हमने ही और दुर्भावना पैदा की। अपने ही बच्चों को कहने लगे, अरे बेटा खेती में क्या रखा है रे, ये गांव में क्या रखा, तू शहर में जा, पढ़ाई कर, नौकरी कर, ये तो हम कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं रहे। और उसी दिन उसके मन में अश्रद्धा पैदा हुई अपनी खेती के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपनी गाय के प्रति। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब से खूंटा उखड़ गया घर से गाय का, बछड़ा और बेटा दोनों आवारा हो गए, दोनों शहर चले गए। हम विचार करें, आधुनिकता से हमारा कोई दुर्भावना नहीं है। आधुनिकता तो हमको अपनाना ही है, ये आधुनिकता ही मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ। और इसलिए इसके प्रति कोई दुर्लक्ष्य नहीं है। लेकिन जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे पूर्वजों की थाती थी, उसको हम भूल गए। और आज हमको उसको पुनर्स्मरण करना पड़ रहा है। आज हमको फिर से उसकी याद आ रही है। वो गांव
जिस गांव में हमारा बचपन बीता, वो गांव, जिस गांव की मिट्टी में हम खेले, हमको चोट लगी, जिसमें पले बड़े, जहां का अन्न खाया, उस गांव को हम भूल गए। सोचने लग गए कि कब मैं यहाँ की जमीन बेच करके शहर में फ्लैट बनाऊंगा। जो एक बार शहर चला गया दोबारा गांव मुड़। अपने खेत को भूल गए, अपने गांव की मिट्टी को भूल गए, केवल पैसे कमाने की चाह में। संकट के समय अगर कोई साथ देता है तो अपना देता है, पराया नहीं देता है। आज लोगों के पास सारे साधन हैं, कारें हैं, मोटरें हैं, हेलीकॉप्टर है, सारे साधन संसाधन, किसी काम के नहीं है। अगर कोई काम का है तो जो हमसे प्रेम करता है वो गांव है। और इसलिए सब मैं तो यहाँ, और जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हमने सेवा कार्य शुरू किए और सैकड़ों हजारों लोगों को यहाँ भोजन कराया, जो जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, वाहनों से जा रहे थे, साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, ट्रेन से जो गए लोग, सबसे बात की, कहाँ जा रहे हो भैया? अपने गांव जाना। क्या करो? खेती कर, वापस जाओगे? आप नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमको ये जो लोग गांव में आ गए हैं लाखों की संख्या में, एक तो इनको स्वीकार करना है, ये अपने ही लोग हैं, ठीक है, इनको आदर के साथ फिर से, इनमें हुनर है, इनमें अनेक प्रकार की कलाएं हैं, अनेक प्रकार की प्रतिमाएं हैं। शहर में जाकर के पैसा कमाना मतलब उनमें अतिरिक्त कुछ है, और इसलिए उनका आदर करना, उनको सत्कार करना, उनको हे दृष्टि से नहीं देखना। गांव के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं इसके बारे में विचार करना। और इसलिए जो जो व्यक्ति हमारे गांव में आया, मुंबई से आया होगा, दिल्ली से आया होगा, देश के किसी भी प्रांत से आया होगा, उसकी एक सूची, तो वहाँ क्या काम करता था, कौन सा हुनर उसमें है, और आसपास के हमारे 15-20 गाँव में ऐसे कितने लोग हैं, फिर हम क्या काम खड़ा कर सकते हैं उनके लिए। एक तो इस बात का हमको विचार करना पड़ेगा। दूसरा, गांव की पुनर्रचना के बारे में गांव की युवा पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। हमारा गांव ये अच्छा गांव कैसे बने, हमारा गांव ये आदर्श गांव कैसे बने, हमारा गांव ये आत्मनिर्भर और स्वावलंबी गांव कैसे बने, इसके बारे में हम गांव के नवयुवक, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, उनके साथ बैठ करके अपने अपने गांव के बारे में विचार करें। सरकार हमारे गांव का विकास नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि दुनिया की सारी संपत्ति लाकर के आप गांव में रख दो, अगर गांव के लोग नहीं चाहेंगे तो उस गांव का विकास नहीं होगा। और इसलिए सरकार से कितना भी पैसा आ जाए, गांव का विकास नहीं होगा। गांव का विकास तो गांव का व्यक्ति ही करेगा। हाँ, सरकार उसमें सहयोग कर सकती है। गांव का विकास करना, गांव को स्वावलंबी बनाना, आदर्श ग्राम बनाना, ये हम गांव के लोगों की जवाबदारी है। और इसलिए हर गांव में एक टोली का निर्माण करना, ग्राम विकास की टोली दे सकते हैं उसको, ग्राम स्वराज नाम दे सकते हैं उसको, जो भी हम नाम दे सकते हैं, ग्राम स्वावलंबन दे सकते हैं, जो भी हम ग्राम के और विकास, ग्राम विकास समिति नाम बना सकते हैं। ये गांव गांव में हमको बनानी होगी। और एक आदर्श ग्राम को बनाने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है, इस बारे में हमको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और इस बारे में जब हमको ध्यान में आता है तो एक अच्छा गांव कैसा होना चाहिए, तो उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो कहा है, एक गांव कैसा होना चाहिए, गांव में क्या क्या होना चाहिए, तो उनका कथन था कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कृथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव।
आज हम ग्राम सभा की बात करते हैं, कहते हर गांव में एक सभा होना चाहिए लोगों को जागृत करने के लिए, एक सामूहिक योजना बनाने के लिए। प्रवचन गांव में होना चाहिए, एक कोई भी व्यक्ति आकर के गांव में बाहर से आए, हमारे बुजुर्गों का हो, और अच्छी बातों का प्रचार, अच्छी बातों का नई पीढ़ी को और सुनने को मिले, और इसलिए प्रवचन होना चाहिए। एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए गांव में, ताकि नई पीढ़ी और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। व्यायामशाला गांव में, खेल के मैदान गांव में होना चाहिए, और सामूहिक रूप से हम गांव के पर्व मनाएं, गांव के उत्सव मनाएं, तो हमारा गांव एक अच्छा गांव कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि गांव का अर्थ केवल संपन्नता नहीं है। केवल संपन्न हो जाने से गांव अच्छा गांव नहीं बनेगा, धन खूब हो जाने से गांव अच्छा नहीं बनेगा, बड़े बड़े मकान अच्छा नहीं बनेगा। जब तक गांव के लोगों के मन में सौहार्द नहीं आएगा, जब तक गांव में सामाजिक भाव पैदा नहीं होगा, सामाजिक सहयोग, मातृशक्ति के प्रति आदर का भाव पैदा नहीं होगा, बुजुर्ग के प्रति सम्मान का भाव पैदा नहीं होगा, तो फिर गांव में कितनी संपत्ति आ जाए, वो अच्छा गांव, आदर्श गांव नहीं होगा। और इसलिए हमारे गांव को कभी अपने एक दृष्टि में देखना कि मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस गांव की मिट्टी में मैं पला बड़ा हूं, वो गांव कैसा है, उस गांव की जमीन कैसी है, उस गांव में पेड़ पौधे क्या क्या हैं, उस गांव में नदी बहती है कि नहीं, बहती है तो कब तक बहती है, उस गांव में तालाब है कि नहीं है, उस गांव में फसल कौन सी पैदा होती है, उस गांव की जमीन कैसी है, ढालू है कि समतल है, कैसी है। अपने गांव की मिट्टी को पहचानना, अपने गांव की प्रकृति को पहचानना, अपने गांव की संस्कृति को पहचानना, फिर गांव का विकास प्रारंभ करना। जब अन्ना हजारे का नाम हम सब ने सुना है, वे प्रसिद्ध, ये जो कोई स्वराज आंदोलन है तो उससे नहीं हुए, उनकी जो आदर्श गांव बनाने को लेकर के हुई। रालेगण सिंधी जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गांव है, जब वो सेना से वापस आए तब वो एकदम निराशा का भाव उनके मन में था। स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक कहीं उनको मिली और उसमें उनको कुछ ऐसा लगा कि मुझे अपने गांव की सेवा करना चाहिए, अपने गांव को और अच्छा गांव बनाना चाहिए। तो अपने गांव में आए। उस गांव का क्या दृश्य था, उनमें स्वयं जो बखान करते हैं कि घर घर में शराब बनती थी, हर घर में दारू की भट्टी थी, सब लोग दारू पीते थे, गांव में पानी नहीं था, गांव में फसलें पैदा नहीं होती थी, बरसात की जो भी बर्री में फसल पैदा हो जाए, गांव की दुर्दशा थी, झगड़े होते थे, गांव का जो मंदिर था वो टूटा फूटा था, जीर्ण शीर्ण था। उस गांव को अच्छा गांव बनाने की शुरुआत, प्रारंभ अन्ना हजारे जी ने मंदिर से प्रारंभ किया। उनके पेंशन के जो पैसे होंगे, उनके बाद जो भी राशि बची होगी, उससे गांव का मंदिर ठीक किया और गांव की युवा पीढ़ी को साथ में लिया। बुजुर्गों को नहीं बताया, पुराने लोगों को नहीं बताया, युवा पीढ़ी को साथ लेकर के और गांव के युवकों की एक टोली बनाई। गांव का मंदिर, श्रद्धा का जो केंद्र है, सबसे पहले उन्होंने उसको ठीक किया। और इसलिए हमारे अपने गांव में श्रद्धा का केंद्र कैसा है, अंत में तो भगवान को याद करता है व्यक्ति। और इसलिए श्रद्धा का केंद्र जहाँ लोग सब इकट्ठे होते हों, ग्राम की सभा होती हो, गांव के लोग आकर के एक दूसरे से बातचीत करते हों, सुख दुख की चर्चा करते हो, वो केंद्र गांव में मंदिर है, चौपाल है। और इसलिए गांव के मंदिर को उन्होंने सबसे पहले ठीक किया। फिर उस गांव में पानी की कमी थी, पानी नहीं था, और इसलिए पहाड़ों पर उन्होंने पानी रोकने का प्रबंध किया। गांव में स्टॉप डैम बनवाए, श्रमदान से काम किया, और उस गांव को अच्छा गांव बनाने के लिए उन्होंने कोई 5-6 सूत्र दिए। और वो सूत्र क्या थे? वो थे गांव के विकास के लिए कुल्हाड़ी बंदी, कुल्हाड़ी कोई नहीं चलाएगा, चराई बंदी, कोई अपने जानवर छोड़ के खेतों में नहीं छोड़ेगा, पेड़ को नहीं काटेगा और चराएगा नहीं, कुल्हाड़ी बंदी, चराई बंदी, फिर नशा बंदी, कोई दारू नहीं पिएगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा, फिर मेड़ बंदी, मेड़ों को खेत में मेड़ बनाना, मेड़ बंदी, फिर उसके बाद में नसबंदी, जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए, और नसबंदी, नशाबंदी, मेड़बंदी, चराई बंदी, कुल्हाड़ी बंदी, और इसके साथ में उन्होंने कहा कि श्रम साधना, सारे गांव के लोग मिलकर के सप्ताह में एक बार और हम श्रमदान करेंगे।
गांव में धीरे धीरे पानी हुआ तो सब कुछ हो गया। ईंट जितने भी भट्टे थे गांव में दारू के सब खत्म हो गए। महिलाओं का संगठन खड़ा हुआ और धीरे धीरे रालेगढ़, सिंधी, सारी दुनिया के नक्शे पर ऐसा गांव आया। जो गांव एक समय कोई जाना पसंद नहीं करता था, कोई देखना पसंद नहीं करता था, वो गांव दुनिया के नक्शे पर आ गया, एक तीर्थ गांव बना और सारी दुनिया के लोग उस गांव को देखने जाने लगे। तो हमको अपने गांव को अगर अच्छा गांव बनाना है तो नवयुवकों का संगठन, गांव की महिलाओं का संगठन, गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सारी व्यवस्थाएं गांव में हमको धीरे धीरे विकसित करना पड़ेगी। और इसलिए आदर्श ग्राम की जब हम कल्पना करते हैं तब उस गांव में सारे गांव के लोग मिलकर के और हर उत्सव को मनाना, सारे गांव के लोग मिलकर के सामूहिक रूप से श्रमदान करना, ग्राम स्वच्छता की भावना लोगों में आए, हमारा गांव साफ सुथरा गांव होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें धीरे धीरे गांव में विकसित हो। और इसलिए हम अपने गांव को एक आदर्श ग्राम इस दृष्टि से अगर बनाते हैं तो उसकी शुरुआत हमको स्वयं से करना होगी, हमारे परिवार से करना होगी। और वो शुरुआत होगी श्रमदान से होगी, वो शुरुआत होगी खेती से होगी, वो शुरुआत होगी फलोद्यान से होगी, वो शुरुआत हमारे परिवार से हम करेंगे। गांव की सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएगी, केवल व्यक्ति का मन बनाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा गांव, हम दुनिया में नहीं जाते हैं, एक छोटा सा गांव अपने जिले का बाचा गांव है। छोटा सा गांव, 70-72 घर की बस्ती है। उस छोटे से गांव में आज दुनिया देखने के लिए आ रही है। क्या किया गांव वालों ने? वहां के गांव के लोगों ने सामूहिक मिलकर के निर्णय लेना शुरू किया और सामूहिक श्रमदान शुरू किया। उस गांव में ना कोई संपन्नता है, अभी भी उस गांव में कोई डबल स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग है केवल। अभी उस गांव में ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन सारे दुनिया के लोग देखने आ रहे हैं। तो केवल संपन्नता नहीं, सामूहिकता, सबका मन एक साथ। गांव के लोग, सारे लोग मिलकर के जल महोत्सव मनाते हैं, गांव का पानी गांव में रोकते हैं, घर घर में पानी रोकने की व्यवस्था की है उन्होंने। हर घर के सामने पेड़ पौधे लगाए हैं, सारे पर्व मिलकर के एक साथ मनाते हैं, तय करते हैं। गांव में कोई झगड़ा हो तो गांव की चौपाल पर बैठ करके सुलझा लेते हैं। अब तो झगड़ा ही नहीं होता है। पिछले 10 साल में कोई वहाँ पुलिस में, कोई थाने में, कोई अदालत में कोई केस ही दर्ज नहीं है। आज सबसे बड़ा, अगर व्यक्ति का कोई पैसा खर्च हो रहा है गाँव में तो वो अदालत में जा रहा है, पुलिस को देना पड़ रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। एक जरा सा किसी ने मेड़ काट दी तो बस पीढ़ियाँ हो गई चलते चलते। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारे सोचने की दिशा क्या है? धर्म हमारे अंदर है, लेकिन धर्म की दिशा क्या हो गई? गोवर्धन परिक्रमा करना है, ये लिखा हुआ है कि गोवर्धन परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए पैसे नहीं है तो गाय बेच के गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे हैं, बेल बेच के गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे हैं। एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ आपको। मतलब एक भाई का निमंत्रण आया, नाम तो खैर नहीं लेना चाहिए, तो बोले भाई साहब कल कथा है, आप आइए, अखंड रामायण रखिए, कल कथा है। उसके बाद में क्यों, किस बात की कथा है? वो अपन केस जीत गए ना भाई से, जमीन वाला। रामायण कर रहे हैं, रामायण में भाई के रिश्ते कैसे थे? हमको केवल परंपराएं याद रही, हमको केवल कर्मकांड याद रहा, उसके पीछे का हेतु भूल गए और उसके कारण सारी समस्याओं का निर्माण हुआ। परिवार के साथ जब एक मिलजुल करके रहते हैं तो हम कैसे बड़े हो गए हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए हमारा सहजीवन, आज जब ये महामारी फैली तो हमको गांव क्यों याद आया? क्योंकि गांव में आप जोर से चिल्ला दो तो 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे। क्या हो गया? शहर में आप किसी कॉलोनी में जोर से चिल्ला दो, सारे फाटक बंद हो जाएंगे। जी गांव है। गांव का व्यक्ति शहर में कोई चीज़ बेचने आता है और जब उसको खरीदते हैं तब वो धनिया के 4 पौधे अपने आप रख देता है उसमें। मूंगफली देता है तो 1 मुट्ठी मूंगफली बाद में और देता है, 1 किलो लेने के बाद में। मटर खरीदते हैं तो 1 मुट्ठी मूंगफली और दे देता है।
और लेते लेते जो खरीदने वाला आता है वो एक मुट्ठी खा भी जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खा लो भैया ये अच्छी है, ये लो। उसके साथ बच्चा है उसको एक मुट्ठी दे देता है। ये गांव का व्यक्ति है, गांव का हृदय है। अब शहर में किसी दुकान पर जाओ तुलवाने के लिए कोई चीज़, और एक मुट्ठी भर लो उसमें से, वो दुकान से बाहर निकाल देगा आप। ये गांव और शहर में अंतर है। हमको क्या बनाना है? अपने देश को शहर बनाना है कि गांव बनाना है? और इसलिए भारत की आत्मा ये गाँव में बसती है, और इसलिए स्वतंत्रता के बाद में इन गाँव की उपेक्षा हुई। हमारे देश की जो नीति बनना चाहिए थी वो ग्राम आधारित बनना चाहिए थी, ग्राम आधारित नहीं बनी। कुटीर उद्योग आधारित बनना थी, कुटीर उद्योग आधारित नहीं बनी, और उसके कारण बड़ा पेड़ था हमारा देश, उसको सूखने में इतने साल लग गए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, हम परावलंबी हो गए, हर चीज़ के लिए हमको बाहर देखना पड़ता है। और इसलिए इस संकट को अवसर में बदलने की आज आवश्यकता है। जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, मैं उसी में अपनी बात जोड़ता हूँ कि जो संकट आया इसको अवसर में बदलना, और जो संकट को अवसर में बदल लेता है वो आगे बढ़ जाता है, छलांग लगा देता है। और इसलिए हम सब आज के इस संकट के समय अपने अपने गांव को अच्छा गांव बनाए। हमारे गांव में कौन सी चीज़ हो रही है उसको हम प्रचारित करें। हमारे गांव के लोग कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, हमारे गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लग सकते हैं। हमारे गांव में टमाटर खूब होता होगा, तो हम क्यों टमाटर बेचें? हम टमाटर से बाकी चीज़ें नहीं बना सकते क्या? हमारे गांव में आम खूब होते होंगे, हम क्यों आम बेचें पका करके? हमारे गांव में अचार नहीं बन सकता क्या? आमचूर नहीं बन सकता क्या? हमारे गांव में अनेक प्रकार की चीज़ें होती है, तो पापड़ नहीं बना सकते क्या? हमारे गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा होती है जो हम उसको इतने सस्ते दाम में शहर में जाकर के बेच देते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग चीज़ें हमारे पास नहीं। आज हर गांव के नवयुवक बड़े बड़े पढ़ाई करके गांव में आ गए हैं। किसी ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की होगी, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी, कोई डॉक्टर बन के आ गया होगा। विचार करें हम सब। और पहले हर गांव वाले की इच्छा होती थी कि मेरा शहर में एक घर होना चाहिए, एक फ्लैट होना चाहिए, एक प्लाट होना चाहिए। और आज शहर का हर व्यक्ति सोच रहा है काश गांव में भी हमारा एक घर होता। या गांव का घर हम नहीं बेच के नहीं आते यहाँ पर। तो गांव का जो व्यक्ति, जो नवयुवक पढ़ लिख करके शहर से आया है, उसमें सारा टैलेंट है, उसमें आधुनिक ज्ञान भी है, और उसको करने की ललक भी है, और कर रहे हैं। मैं बहुत सारे नवयुवक और मेरे परिचय के यहाँ भारत भारती आते रहते हैं। उन्होंने खेती का काम शुरू किया, जैविक कृषि का काम शुरू किया है, ऑनलाइन काम शुरू किया है, व्हाट्सएप पर शुरू किया है। अभी कोरोना काल में उन्होंने व्हाट्सएप पर और लोगों को घर जाकर के सब्जी, जैविक सब्जी दे करके दी है। तो संकट को अवसर में बदलना, आज सारे लोग लौट करके गांव में आए हैं, और इसलिए गांव के विकास को लेकर के सरकार भी सोच रही है, हम भी सोचें हमारा गांव कैसे यहाँ से जंप लगा सकता है, कैसे स्वावलंबी बन सकता है, हमारा गांव आत्मनिर्भर बने और हमारा जिला आत्मनिर्भर बने। हमको जिले की बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे गांव में, हमारे आसपास हम निर्माण कर सकते हैं। हमारे गांव में रस्सी बनाने वाले लोग होंगे, लेकिन हम शहर से रस्सी खरीद के लाते हैं। रस्सी बनाने वालों को बोले रस्सी बनाओ, हम खरीदेंगे। हमारे गांव में गेती फावड़ा बनाने वाले लोग हैं, हम शहर में जाकर खरीद के ला रहे हैं। हमारे गांव में बर्तन बनाने वाले लोग थे, बेरोजगार हो गए। हमारे गांव में दोने पत्तल बनाने वाले लोग थे, हमारे गांव में झाड़ू बनाने वाले लोग थे, हम शहर से 100 रुपये के झाड़ू खरीद के ला रहे हैं। बताइए, 20 रुपये 10 रुपये में भी झाड़ू उससे भी सस्ता पड़ेगा। गाँव में खजूर है, गाँव में छिंद है, गांव में सारी चीज़ें हैं, गांव में पत्ते हैं, पलास है, माहौर है, सब है। शहर के लोग केले के पत्ते में और पलास के पत्ते में भोजन करने के लिए आजकल बड़ा आधुनिकता मान रहे हैं, और हम प्लास्टिक ले लेकर के आ रहे हैं गांव में। शादी ब्याह में इसमें देखते हैं कि प्लास्टिक ही प्लास्टिक, गांव की पूरी ज़मीनें प्लास्टिक से भर गई है। तो हम सब इन सब बातों का विचार करें कि जो गाँव है वही श्रेष्ठ है। आप बैतूल जिले के गाँव देखिए, आज का जो संकट काल है उसमें आप एक गांव में जाएंगे तो एक गांव में 5 ढाने 6 ढाने, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे लोग? पहले से ही हम तो। और एक घर 1-1 एकड़ में बना हुआ है, उसी में उसकी खेत बाड़ी है, में उसी बकरी है, उसी में गाय है, उसी में सब कुछ है, एक दूर दूर तक बने हुए। कौन सी बीमारी आएगी हमारे गाँव में? और आएगी तो उसी मोहल्ले में रह जाएगी, इधर नहीं आएगी। अरे हम तो नाचते भी हैं, डांस भी करते हैं, तो 6 फुट का अंतर रहता है नाचने में भी। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार कितने सुंदर हैं। मौसम बदलता है तो हमारे पर्व आते हैं।
पर्यावरण की बात करते हैं, गांव तो पर्यावरण का जनक है। हमारा जब पहला अनाज आता है तब भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, पहला दाना पक्षियों को फेंका जाता है, पहला आटा गेहूं पिसवा के, ज्वार पिसवा के, जो भी लाते हैं, मक्का पिसवा के लाते हैं तो चींटियों को डालते हैं, पहली रोटी गाय को खिलाते हैं। ये परंपरा हमारी, उसको आप हमको सिखाओगे कि मानवता क्या होती है और विश्व बंधुत्व क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें हमको संस्कार में मिली है। गांव में जब घर में कोई मांगने के लिए आता तो सबसे छोटे को बच्चों कहते हैं कि जा देकर रख के आ, हम वहाँ से सिखाते हैं। गाय को रोटी देना सबसे छोटी को बच्चे को बोलते हैं कि जा, कुत्ते को रोटी देना सबसे छोटे बच्चे को बोलते हैं लेके आ, प्रसाद लेके आते हैं दादाजी तो घर में सबसे छोटे बच्चे को कहते हैं बांटो, सब में बांट ले, बचपन से सिखाते हैं। इसलिए गांव का व्यक्ति बांटना जानता है, छीनना नहीं जानता है। शहर में आप जाओगे आपको कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा तो भैया क्या सामान लेना है, क्या खरीदना है, नहीं खरीदना आगे बढ़ो। गांव में कोई व्यक्ति जाता है भैया पानी पी लो बैठ जाओ, ये गांव है। तो ये ग्राम्य भारत की संस्कृति विकसित होना चाहिए केवल हमारे गांव में, और यही विश्व बंधुत्व है, यही धर्म की जय हो, यही अधर्म का नाश हो, यही प्राणियों में सद्भावना हो, यही विश्व का कल्याण हो। ये जो चींटी को आटा देना, चिड़िया को दाना देना, गाय को रोटी देना, ये हमने एक परिवार में सीखा, तभी हम आगे चल करके विश्व का कल्याण हो, ये विश्व बंधुत्व का ये बोल पाए हम। इस भावना के कारण हमको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। गांव का प्राचीन काल से हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम मिट्टी की पूजा करते हैं। कोई भी काम करने के पहले हम उसकी पूजा करते हैं, खेत में जाते हैं तो जोतने के पहले धरती माता की पूजा करते हैं। हर चीज में हम हमारे लिए पूज्य है, ये प्रकृति पूरी पूज्य है। तो ये प्रकृति पूजक समाज हमारा है, और इसलिए हमको पर्यावरण, दुनिया को 15-20 साल पहले कहते थे कि भारत सफेरों का देश है। पहाड़ को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, सांप को पूछते हैं, और आज पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि भारत का गांव जो करता है, अगर दुनिया को बचाना है तो सांप को पूजना पड़ेगा, चींटी को आटा डालना पड़ेगा, पेड़ को पूजना पड़ेगा, पत्थर को पूजना पड़ेगा, पानी को और पहाड़ को पूजना पड़ेगा। आधुनिक परिवेश में इनका कोई स्थान नहीं है। विकास का जो आधुनिक सोच है, पहाड़ आ रहा है काट दो, नदी आ रही है पाट दो, पेड़ आ रहा है छिन्न भिन्न कर दो, फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी जब हम किसी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और ये परिस्थितियां कभी पैदा हुई होगी हजारों हजार साल पहले। ये तो हर चीज का और पुनरावृत्ति होती रहती है। धरती तो इतनी पुरानी है कि कहते हैं कि यहाँ भीष्म पितामह 1-1 इंच जमीन पर 1-1 हजार बार सरसैया पर लेटे, इतनी पुरानी धरती है। और इसलिए संकट तो आए होंगे हमेशा। ये कोरोना महामारी कोई पहली बार आई होगी ऐसा नहीं, पहले आई होगी। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने उसके साथ जीना सीखा, हमको जीना सिखाया। अलग अलग गांव बसाए, छोटे छोटे गांव बसाए, सारे गांव की व्यवस्था की। उस गांव में नदी, पहाड़, पर्वत, सारी चीज़ों की स्थापना हुई और वहाँ पर जाकर के बसे और प्रकृति के साथ जीना सीखे हम सब लोग। और इसलिए उन सारी चीज़ें पंडित दीनदयाल की जो भी हमारा पुराना है और जो अच्छा है उसको आधुनिक बनाना, और जो बाहर का अच्छा आया है उसको हमारे देश के अनुकूल बनाना। यानी पुराना जितना भी है अच्छा है, और बाहर का जितना भी है उसको अपने देशानुकूल बनाना। अगर 2 चीज़ें कर ली, कोई चीज़ आ रही है उसको अपने अनुकूल बनाना। मोबाइल आया तो उसका उपयोग कैसा करेंगे? हम अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए करेंगे। आज देखें ना टिकटॉक पे क्या क्या बना रहे हैं लोग। ये कुसंस्कृति को जन्म देना हमारा नहीं। हम हर चीज़ को अवसर में बदलें। जो भी आधुनिकता आ रही है उसमें हम अपने पूर्वजों की जो थाती है उसको भूलें नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें जो पुरानी थी, रूढ़ियाँ थी, कुप्रथाएं थी, उसको छोड़ना चाहिए, और छोड़ा भी सही। आप देखो ना सारे बड़े बड़े भोज बंद हो गए। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग प्रदर्शन करते थे, करोड़ों की शादी, 500 रुपये का कार्ड, अरे गरीब 500 रुपये का कार्ड बेचते थे, भेजो। प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, और इसलिए प्रकृति के साथ सहजीवन हमारा ये गांव में है, और अब सबको इस संबंध में सोचना पड़ेगा। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद आगे चल करके
और ये हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, जब ये संकट आए तब हमने जैसा भुगता हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं भुगती। उसके लिए हमको और सारी व्यवस्थाएं करना होगी। हमारे पूर्वजों ने हमको पानी दिया, हमने ख़त्म कर दिया। हमारे पूर्वजों ने हमको पेड़ दिए, हमने ख़त्म कर दिए। सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इसलिए हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ गांव, एक स्वच्छ गांव, एक समरस गांव, एक समृद्ध गांव ये दे करके जाएं। और उसके लिए हम गांव के सब लोग मिलकर के अपने अपने गांव की कैसी प्रकृति है, कैसी मिट्टी है, कैसी संस्कृति है, कैसे लोग हैं, क्या हो सकता है हमारे गांव में। हर कोई अनार लगा रहा है। अरे भाई, अनार नहीं पैदा होगा, क्यों लगा रहे हो आप? हर कोई संतरा लगा रहा है, नहीं होगा ना इस गांव की मिट्टी में, क्यों करना चाहते हैं हम? हमारे गांव की प्रकृति कैसी है, हमारे गांव की जमीन कैसी है, कहाँ पानी रोकना है, कहाँ पर बावड़ी बनाना है, कहाँ तालाब बनाना है, विचार करें। और इसलिए अपने गांव को अच्छा गांव बनाने के लिए, अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए हम सर्वप्रथम अपने गांव को जल युक्त करें, अपने गांव को हरियाली युक्त करें, अपने गांव को समरसता से युक्त करें और अपने गांव को संगठन से युक्त करें। कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे गांव में वैमनस्यता पैदा करे, कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे गांव में झगड़ा पैदा करके चला जाए। देखो, राजनीति अपनी जगह है। जो राजनीतिक विचार है, सारी राजनीतिक पार्टियां देश का कल्याण करना चाहती हैं और इसलिए सबके विचार गांव गांव में हैं। और इसलिए सत्ता है तो बदलती रहती है। और इसलिए सत्ता के कारण गांव में बेबनस्ता पैदा, भी चुनाव होंगे, सरपंच के आएंगे, सबके आएंगे। सबसे अच्छा है कि अच्छा गांव तो वो है कि सारे गांव के लोग मिलकर तय कर ले अपने हमारे गांव का नेतृत्व ये फलाने जी करेंगे, इस बार ये रहेंगे सरपंच, ये गांव का विकास करेंगे। इतना नैतिक दबाव रहेगा उस व्यक्ति पर जिसको आप निर्विरोध चुनेंगे। निर्विरोध का अर्थ ये नहीं कि दबंगई, कोई खड़ा नहीं होगा, ये देख लूंगा सबको, ऐसा नहीं। निर्विरोध का अर्थ है सर्वमान्य। और उसके ऊपर इतना नैतिक दबाव रहेगा कि वो गलत काम चाह करके भी नहीं कर सकता। और इसलिए हम अच्छा नेतृत्व अपने गांव के लिए चुने और चुनाव के बाद भूल जाएं कि हम किस पार्टी के हैं, किस विचार के हैं। ग्राम हमारा ये तीर्थ है। अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए हमको अपने गांव को तीर्थ बनाना पड़ेगा। अपने गांव को, हमारा गांव दुनिया का सबसे अच्छा गांव है ये बताना पड़ेगा। आज क्या होता है, कोई व्यक्ति आता, अरे साहब आप हमारे गांव को नहीं जानते, ये गांव को आप नहीं जानते, बहुत ख़राब गांव है। जो अपने गांव जहाँ जन्म लिया है, जहाँ पैदा हुए, जहाँ का अन्न खा रहे हैं, उस गांव को हम कह रहे हैं कि खराब गांव है। कैसे उस गांव का विकास होगा, कैसे उस गांव का कल्याण होगा? यहाँ की संता ने अपने गांव को खराब गांव, मेरा गांव सबसे अच्छा गांव है। जैसा भी गांव होगा, मेरी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी। भगवान श्रीलंका छोड़ करके आ गए, अपनी अयोध्या में आ गए, जो भी अयोध्या थी, जैसी भी थी। तो मेरा गांव मेरी अयोध्या है। और इसलिए मैं अपने गांव का, मेरे गांव की जो नदी है, मेरे गांव का जो नाला है, वही मेरे लिए गंगा है, ताप्ती मैया है, वही नर्मदा मैया है, उसी की पूजा करूंगा। कैसे? तो इसलिए अपने गांव की आलोचना पहले तो बंद करें। मेरा गांव श्रेष्ठ गांव है और श्रेष्ठ मुझे बनाना है, ये विचार गांव के व्यक्ति के मन के अंदर आए। अपने गांव की विशेषता होगी, अपने गांव का कोई ना कोई नाम होगा। मैं एक बार यहाँ अमला के पास गांव है, अंधारिया, वहाँ गया तो उसका गांव का नाम अंधारिया है। तो पूछा कि अंधारिया क्या होता है? अंधारिया मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है लोग यहाँ दिखता नहीं होगा, पहले लोग ऐसे पैदा हो, लेकिन जब गांव उसके मूल में गए तब उसका नाम था अन्नधारिया। और उस गांव में बड़े बड़े अन्न के भंडार रखे जाते थे, संकट काल में काम आए, रखे अंदर रखने के तहखाने बने हुए। तो अन्न को धारण कर रखने वाला गांव अन्नधारिया। हर गांव की अपनी विशेषता है। तो हर गांव के नाम के पीछे हम अपने गांव का कोई जन्मदिन मनाएं वर्ष भर में। थाना साईखेड़ा के लोगों ने तय किया, हर साल वो अपने गांव का जन्मदिन मनाते हैं और उस दिन वो गांव के जितने लोग हैं, वो कहीं भी होंगे, देश में, विदेश में, शहर में, सबको बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, गांव के कलाकारों का सम्मान करते हैं, गांव में जो परीक्षा में प्रथम आया उसका सम्मान करते हैं, गांव की सारी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं और एक सप्ताह तक पूरा गांव का उत्सव मनाते हैं। स्वच्छता करते हैं गांव की, गांव में जल को लेकर के काम करते हैं, गांव में रंगोली बनाते हैं, महिलाओं की प्रतियोगिता करते हैं, अनेक प्रकार की प्रतियोगिता करते हैं। और फिर एक दिन सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, किसी संत को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, उनका प्रवचन होता है। तो हम अपने गांव का एक वर्ष भर में एक ग्रामोत्सव मनाएं और उस दिन कोई त्यौहार तो मनाते
मना तो नहीं, अपने गांव का, हमारे यह गांव का बर्थडे है, मनाएंगे हम साल भर में एक बार, और उस दिन सारे आते हैं, वो उस दिन गांव में रहेंगे, उस दिन गांव में आएंगे। आप देखिए धीरे धीरे गांव का मन तैयार होता है। मेरे गांव की मुख्य सड़क से मेरे गांव को जोड़ने वाली सड़क जो है, उसमें छाया है कि नहीं, पेड़ पौधे है कि नहीं। गांव में अगर कोई कार्यक्रम हो और लोग वाहनों से आए तो वाहन खड़ा करने के लिए कोई पेड़ है कि नहीं, विचार करें। अच्छा गांव कौन सा कहलाएगा? अच्छा गांव वो नहीं कहलाएगा जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, जिसमें बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हो, जिसमें बड़े बड़े दुकानें हो गई हो, बड़ी बड़ी सड़कें हो गई, वो नहीं है। अच्छा गांव वो कहलाता है जिसमें बड़े बड़े पेड़ हो, जिसमें पानी के कुएं हो, जहाँ पानी भरा हो, नदी बह रही हो, तालाब में पानी भरा हो, कोयल बोल रही हो, वो चिड़िया चहक रही हो, लोगों ने अपने घर के सामने और चिड़ियों के लिए पानी, गाय, बुजुर्गों का सम्मान हो, आदर हो, गांव मंदिरों में घंटियां बज रही हो, आरती हो रही हो, लोग एक दूसरे को प्रेम आदर से पुकार रहे हो, बच्चे खिलखिलाते हुए हंसते हुए जा रहे हो, ये गांव है, ये गांव का दृश्य है। शहर का दृश्य अलग है। शहर में बेचने के, चिल्लाने के, भीड़ के, ये दृश्य, ये शहर है। गांव में व्यापार है, लेकिन व्यापार के साथ व्यवहार है। शहर में केवल व्यापार है, व्यवहार नहीं है। और इसलिए हम ग्राम्य संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति, यही हिंदू संस्कृति है, इसी को सारी दुनिया को सिखाना चाहते हैं। और यही कहा है, कर्णवंतो विश्व आर्यम, हम सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इसलिए सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो श्रेष्ठ का जो पहला और इबारत जो है, परिभाषा, वो गांव से शुरू होती है। गांव के लोगों ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया है, और इसलिए हमको कोई सिखाए नहीं। हम अपने गांव से प्रारंभ करें। दुनिया में जो होगा होगा, हमारा गांव, हम अच्छा गांव ही मेरे लिए देश है, मेरा गांव ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे गांव, मुझे दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया के लोग मेरा गांव देखने के लिए आए, और इसलिए मेरे गांव की जो विशेषता है, उस विशेषता को बढ़ाना, मेरे गांव का जो गुण है, उस गुण को बढ़ाना, मेरे गांव की जो अच्छाइयाँ हैं, उस अच्छाइयों को बढ़ाना, बुराइयों को कम करना। धीरे धीरे ये गांव की युवा पीढ़ी इस बारे में विचार करे, इस बारे में सोचे, चिंतन करे, और आज का जो परिवेश है, आज का जो संकट आया है, इस संकट को अवसर में बदल करके अपने गांव को हम फिर से 40 साल पुराना गांव अब तो और अच्छा बना सकते हैं। अब तो सारी आधुनिक सुविधाएं आ गई है, और इसलिए स्वावलंबी, स्वाभिमान हैं, जो किसी के सामने हाथ फैला करके खड़ा नहीं हो, देने के लिए खड़ा हो गया, ये ले जा हमारे गांव से, हमको नहीं चाहिए, ये ले जा। हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। ऐसा गांव हमारा बने, और वो केवल समृद्ध गांव नहीं होगा, केवल संपन्न गांव नहीं होगा, तो वो सौहार्दपूर्ण गांव होगा, वो समरस गांव होगा। वहाँ कोई छुआछूत नहीं होगी, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, वहाँ सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसा गांव का और हमारा विकास हो, जिसे सर्वस्पर्शी, सर्वहितैषी, ऐसी भावना सबके मन में आए। और ये गांव के लोगों ने इस संकट काल में कर दिखाया है। आज सारी दुनिया परेशान थी, लेकिन गांव के लोगों ने और इसके साथ जीना सीखा है। वहाँ कहीं संकट नहीं था। और फिर से मैं उसी बात पर आता हूँ जैसे प्रारंभ किया था, कि जो लोग हमारे गांव में अभी आए हैं, वो हमारे अतिथि हैं। उनको हे दृष्टि से नहीं देखें, उनका स्वागत करें। ठीक है, जो बीमारी को लेकर के क्वारंटाइन का जो भी करना है उनको, और केंद्र में रखना 14 दिन, उनका हम पूरा प्लान करें, स्वास्थ्य की उनकी जाँच हो। लेकिन गाँव के विकास में उनका क्या योगदान हो सकता है, हम सब उनका स्वागत करके, उनकी सूची बना करके, वो क्या काम जानते हैं, और हम सब लोग मिलकर के कृषि आधारित, उद्योग आधारित, कुटीर उद्योग आधारित कैसे हम कर, सरकार इसमें बहुत बड़ा सहयोग करने वाली है। हम केवल योजना बनाएं, हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन से प्रोसेसिंग के प्लांट लग सकते हैं। ये युवा पीढ़ी, नए पढ़े लिखे लड़के विचार करें अपने बारे में। जो शहर में भी हैं, बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, बड़े बड़े पैकेज लेके, वो भी अपने गाँव के बारे में सोचे कि मेरे गाँव में कौन सा उद्योग लग सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी बहुत सारे लोग जो डिस्पोजल का काम करते थे, ये 15-20 लोग एक साथ आए, मेरे पास सूची है उनकी, इधर चोपना तरफ के हैं, अब वो बेरोजगार हो गए। तो डिस्पोजल का काम हमारे गांव में हो सकता है क्या? दोने पत्तल का हो सकता है, पलाश के पत्ते से बना सकते हैं, या और किसी काम से कर सकते हैं। तो ऐसा विचार करें कि संकट को हम कैसे अवसर में बदलें। आज आप सब लोगों से और मिलकर के और बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरा फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सब लोगों से बात करने का एक अवसर मिला। जो मन में बातें थी वो तो सब तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जो विचार आ गया, और ये कोई नई बात नहीं है, सब आप लोग इन सब बातों को जानते हैं।
सब लोग केवल एक पुनर्स्मरण हम सब लोग कर लें इन सब बातों का। कुल मिलाकर के हम सब लोग मिलकर के और इस ग्राम्य भारत को एक श्रेष्ठ भारत जबकि हम कल्पना करते हैं, तो गांव अच्छा होगा तो ही देश अच्छा होगा। केवल देखिए, केवल 30% जनसंख्या का या शहरों का विकास करने से कुछ नहीं होगा। 60-70% जब तक लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, स्वावलंबी नहीं बनेंगे, गांव जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और भारत ही दुनिया का नेतृत्व करने वाला है 21वीं सदी में। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। ये संकट काल में भी हमने बता दिया है। और इसलिए उसका अगर उसके पीछे कोई ताकत है, कोई शक्ति है, तो वो गांव है, गांव का व्यक्ति है। हमारी परंपराएं हैं, हमारे जिजीविषा शक्ति हमारी जो है वो इसके पीछे काम आने वाली। हमारी संस्कृति है, हमारे जो प्राचीन सारी जो मान्यताएं हैं और हमारे जो संस्कार हैं वो इस समय काम आने वाले हैं। और इसलिए ये समय धैर्य का, सबको साथ रह करके चलने का, सबसे प्रेम से बोलने का, सबको साथ लेकर के सबकी सहायता करना, जो भी संकट में है हम जो भी सहायता कर सकते हैं वो करने का है। आप सब लोगों ने मेरी इतनी देर तक बड़ी संख्या में लोगों ने बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया इतनी देर तक बात करके। फिर कभी अवसर आएगा तो फिर सबसे बात होगी। सभी को नमस्कार। जय ग्राम्य भारत, जय राम जी। बहुत लोग आए हैं, सब बाद में सबको देख देख करके सबके उत्तर देंगे।